नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। 1 मिनट रुकेंगे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। 1 मिनट बच्चा, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे जो बस गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन जुड़ गया है? ब्यूटी, आशीष, फरीन, हिमांशु, प्रेम, दिव्यांशी, वसुदेव, मनीष, पूजा, गौरव, अनुराग, गोपाल, ओके, श्वेता, सचिन मिश्रा, नेहा, रीता, प्रिया, जुनेद, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, बलवीर, सुमित, किरण, पारस, अफ्ताफ, अजय, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, मैम प्लीज संडे को मैराथन ले लेना क्योंकि अब एसएससी जीडी पता नहीं आपने क्या लिखा, आधा मैं पढ़ पाई आधा नहीं पढ़ पाई। मैराथन क्लासेस आपकी चलेंगी, अभी प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चों यहाँ पर चल रहे हैं और उनको देखते हुए आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। आपका एग्जाम की अगर बात है तो एग्जाम बेटा मैं कई बार बता चुकी हूँ, 2024 में पॉसिबिलिटीज कम लग रही हैं, 2025 में ही आपके एग्जाम की संभावनाएं लग रही हैं। बाकी अगर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आता है तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे प्यारे से बच्चों जल्दी से अब आप सभी जुड़ जाएंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसका रीजन था कि भाई कल मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम था। कल मतलब ऑफिस में ही एक मीटिंग थी जिसकी वजह से मुझे वहां जाना था और इसलिए आपकी क्लास को पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ा दिया गया था उसको कि भाई आज कर लेंगे, कल का कैंसिल कर दिया गया था, ठीक। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब आप सभी जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वसु वर्मा जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अब देखो सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, ये मैं आपको कई बार बता चुकी, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग अब जुड़ जाएंगे मेरे साथ और देखिएगा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैम आपने हमें पढ़ाया था अपर न्यायाधीश, एडिशनल जजेस आपने हमें पढ़ाए थे और उसके आगे की चीजें प्यारे बच्चों आज हमें जो है क्या करनी है, उसके आगे की चीजें पढ़नी है। बलजीत जी यहाँ से सब कुछ ओके है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बता अगर ये प्रॉब्लम होती है तो सबको होती है, केवल आपको नहीं होगी। राष्ट्रपति कौन सा कब तक रहा, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, ये भी पढ़ा दियो। अच्छा ठीक है, ये भी पढ़ा दिया जाएगा। वैसे मैंने आपको लोकपाल और लोकायुक्त की एक पीडीएफ के साथ में मैंने आपको एक फैक्ट की पीडीएफ भेजी है। किस किस बच्चे ने वो पढ़ ली है? कल टीचर्स डे था मैम इसलिए नहीं बेटा, कल टीचर्स डे था इसलिए आपकी छुट्टी नहीं हुई थी। कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए छुट्टी हुई थी, आपकी क्लास के टाइमिंग पे ही वो मीटिंग थी, इसीलिए मुझे आपकी कल की क्लास कैंसिल करनी पड़ी थी, ठीक है। तो कल की क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी। अब यहां तक बातें सीखे। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आवाज ओके आ रही है आप सभी को? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? बेटा अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, मैम पीडीएफ से पढ़ाओ और राइटिंग में पढ़ाओ। आपको राइटिंग में ही पढ़ा रही हूँ तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। पीडीएफ ये तो सिर्फ मैंने बताया है कि अपर न्यायाधीश मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, आगे की चीजें मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगी। तो आवाज ओके है प्यारे बच्चों? कल से 10:30 बजे होगी। मोहम्मद फैजान जी कल से क्लास 10:30 बजे होगी। आज जो गलती से ना 11 बजे ही शेड्यूल हो गई थी क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं रहा बताने के लिए शेड्यूलिंग टीम को, तो उन्होंने 11 बजे ही शेड्यूल कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है, आज और कर लो 11 बजे, कल से हम जो है 10:30 बजे कर लेंगे और फिर 10:30 बजे ही रख के अपनी क्लास को कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे इसके आगे हमें क्या पढ़ाया जाना है। अगला हमारा है न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, मैं कोई बात नहीं सब कुछ लिखकर आपको बताऊंगी जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ जजेस, टेन्योर ऑफ जजेस, टेन्योर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल। प्यारे बच्चे अगर इस कार्यकाल की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु
एज ऑफ 62 ईयर्स, एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये कैसी होती है इनकी अधिकतम आयु। यहां पर भी मिनिमम एज नहीं होती, अधिकतम आयु, यानी आप ये कह सकते हो कि मैम मैक्सिमम एज इनकी होती है, मिनिमम नहीं होती। और किसकी तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी क्या होती है, मैक्सिमम एज होती है। ठीक है। और प्यारे प्यारे बच्चों, एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी 65 साल होती है और इनकी कितनी होती है, इनकी यहां पर 62 साल होती है। मैम कल सैटरडे है, तो सैटरडे तो मैं क्लास लेती हूं ना आपकी, आप क्या चाहते हैं बताइए, कल छुट्टी की जाए सैटरडे की? कल आपकी बात मानी जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे, फिर अगर हम बात करते हैं त्यागपत्र की, फिर हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, सेम पर्सन रहेंगे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है, राष्ट्रपति को देते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज कुछ नहीं होती, मैक्सिमम होती है कि 62 साल में ये रिटायर होंगे, और अगर इन्हें कभी अपनी एज कंप्लीट होने से पहले रिजाइन देना है तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। कल 8 से 12 मैथ्स की क्लास है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। टाइमिंग चेंज हो जाएगी अगर ऐसी बात है कि 8 से 12 मैथ्स की क्लास है तो। अभी रुक जाओ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कमेंट करना बेटा, क्योंकि ऐसे बार बार रिदम टूटता रहेगा, बार बार रिदम टूटता रहेगा। तो लास्ट में जो हमारा एक टाइमिंग है कि 5 मिनट पहले मैं आपके कमेंट्स लेती हूं, तभी मैं लूंगी। अब आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट नहीं लूंगी, उसके लिए आपको कोऑपरेट करना होगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों। लास्ट क्लास में मैं सब पूछूंगी, आपकी जो भी मर्जी होगी वो पूछूंगी, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ लिया है, फिर आगे आता है कि न्यायाधीशों का हटाया जाना। तो न्यायाधीशों का जो हटाया जाना है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप सिंपल लिखोगे उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से हटाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इनकी शपथ, फिर हम बात करते हैं इनकी शपथ। तो लिखना आर्टिकल 219, शपथ ओथ के बारे में बात कर रहा है। शपथ का प्रारूप, ठीक है, कहां पर दिया गया है, तो आप सबको पता है कि जजेस की जो शपथ है वो कहां पर है, मैंने आपको बताया है शेड्यूल 3 में है, यानी अनुसूची 3 में है। फिर प्यारे बच्चे, शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको केवल शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, बाकी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनको हटाया संसद के द्वारा जाता है और वो अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाने का काम करते हैं स्टेट ऑफ गवर्नर, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। तो गवर्नर ऑफ स्टेट, और कहां पर है इनकी शपथ, शेड्यूल 3, या हम कह सकते हैं कि अनुसूची
3 में। तो ये इनकी शपथ हो गई, ये इनकी शपथ हो गई। वहां पे कौन दिला रहा था शपथ? राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 221। आर्टिकल 221, इसमें मैं आपको बताऊंगी न्यायाधीशों का वेतन और प्यारे बच्चों पेंशन। अब यहां आप ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट के जजेस के अगर वेतन की बात करेंगे तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन पेंशन, पेंशन भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की संचित निधि लिखना रह गया है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आपके सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही भारत की संचित निधि से होते हैं, वेतन भी और पेंशन भी। लेकिन यहां पेंशन भारत की संचित निधि और वेतन राज्य की संचित निधि। ये क्वेश्चन आपकी एसएससी में पूछा गया है एक बार, और वहां पे ये क्वेश्चन था कि भाई हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन कहां से मिलती है, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन कहां से मिलती है। तो मैं आपको एक और चीज यहां पे बता देना चाहूंगी कि जब हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन की बात हो रही थी, पेंशन कितनी होती है? तो सैलरी का हाफ होती है। क्या होती है पेंशन? सैलरी का हाफ होती है। प्यारे बच्चों, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सैलरी का हाफ दिया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया जाता है? सैलरी का हाफ, सैलरी का हाफ दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें करूंगी, और वो बातें कौन सी होंगी तो देखना जरा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे फिर मैम सैलरी कितनी होती है, क्योंकि पेंशन तो सैलरी का हाफ होता है, वेतन कितना होता है, तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? मुख्य न्यायाधीश जो होंगे हाई कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है वो यहां पर चीफ जस्टिस की सैलरी होगी। चीफ जस्टिस कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो मैम आपने बताया था 2,50,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की, अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस, तो इनकी होती है प्यारे बच्चों 2,25,000 रुपए। ये इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, ये इनको सैलरी दी जाती है। हाँ, जजेस को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन जजेस को पेंशन आपके जजेस को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहां तक की बात समझ में आई हो तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे, जल्दी से थम्स अप कर देंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। थम्स अप करेंगे, एक बार रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। आगे आइए।
अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया, शपथ पढ़ लिया, सैलरी पढ़ ली। उसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ जजेस की, कि आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनका ट्रांसफर कौन करता है, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और किसका परामर्श लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान से सुनना। एक हेडिंग आप देंगे, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ऑफ जजेस। यहां पे लिखना न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ जजेस आपको लिखना है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। आर्टिकल नंबर 222। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस, सबसे पहले ट्रांसफर क्या होता है, एक जरा यहां पे बॉक्स बनाती हूं मैं, उसमें समझाती हूं। मान लो प्यारे बच्चों, यहां पर देखना, एक है आपका ए हाई कोर्ट और एक है प्यारे बच्चे बी हाई कोर्ट। अब ए हाई कोर्ट में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोहन। सोहन कौन है, यहां पर जज हैं। अब सोहन का करना है प्यारे बच्चे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, ट्रांसफर करना है कौन से हाई कोर्ट में, बी हाई कोर्ट में। तो कैसे ट्रांसफर होता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था मनीषा कि आपके स्टेट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। आप अगर रेगुलर क्लास नहीं देखेंगे तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ आती रहेंगी। तो मैंने आपको बोला कि एक सोहन नाम के जज हैं जो ए हाई कोर्ट में, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो रहा है बी हाई कोर्ट में। तो किसने किया ट्रांसफर, ठीक है, बी हाई कोर्ट में किसने किया है ट्रांसफर। मैम प्लीज चेक, सैलरी 225 में है। नहीं बेटा 221 में है, आप चेक करो, आप चेक करो किसने इतना कॉपी पेस्ट किया, और इतना लंबा क्वेश्चन मार्क, नाम भी नहीं दिख रहा है आपका, इतना कॉपी पेस्ट कर दिया है आपने। अब देखिएगा यहां पर, अगर हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो सबसे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य न्याय, लेकिन उच्चतम न्यायालय, या आप कह सकते हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, परामर्श के बाद, यानी आपके राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसका कंसल्ट चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श चाहिए। और किस किस का परामर्श चाहिए, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं तो इस हाई कोर्ट में भी कौन होंगे, एक चीफ जस्टिस, यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इसमें भी कौन होंगे, यहां पर भी एक चीफ जस्टिस होंगे। तो इन दोनों के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेंगे। तो आपका यहां पे एक कंसल्ट तो ये हो गया, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और अगेन लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यहां 3 लोगों का कंसल्ट चाहिए, चीफ जस्टिस का और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का, और फिर आपके एक जज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हाँ बेटा, मैंने भी 2,25,000 ही लिखी है सैलरी। 1 मिनट, आज से लिखवाया है ना मैंने, 1 मिनट, ये रहा। हाँ मुनीश जी, हाँ मुनीश कुमार, हो जाएगा। पॉलिटी के कितने टॉपिक रह गए हैं, 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं बस। आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट रह गया है, राजभाषा रह गया है, संविधान की विशेषताएं रह गई हैं, और संविधान के साथ में वो जो आपके नेशनल सिंबल्स होते हैं, नेशनल फ्लैग हो गया, या फिर आपका नेशनल सॉन्ग, नेशनल आपका जो है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके यहां पर जो जजेस का ट्रांसफर होगा, उस ट्रांसफर में क्या किया जाएगा, उस ट्रांसफर में आपके दोनों चीफ जस्टिस का, साथ साथ आपके जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और आपके कौन करेगा ट्रांसफर, आपके राष्ट्रपति करेंगे। चलिए पीयूष जी, बहुत अच्छी बात है। मैम, हाई कोर्ट में जज की संख्या कितनी होती है, फिर वही क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या दिक्कत आ रही है। रूबी जी, ये फर्स्ट क्लास में ही मैं बता चुकी हूं कि हाई कोर्ट में जजेस की संख्या निश्चित नहीं है। आपने शायद मेरी बात को बहुत अच्छे से नहीं सुना है। आप कैसे निश्चित कर सकते हो, इतने सारे स्टेट हैं, हर जगह पॉपुलेशन अलग है, हर जगह काम अलग है, तो आप खुद बताओ कि आप कैसे कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, बताइए मुझे, आप खुद बताइए कि आप कैसे निश्चित कर सकते हो। अब यहां पे शपथ हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चे आता है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, ये मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ाऊंगी। और ये प्रतिबंध कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 220 में। इसमें न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, किसके न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है प्यारे बच्चे, तो आपने कहा कि न्यायाधीशों पर जो प्रतिबंध है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो किसी भी कोर्ट में काम नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 जगह काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं पहले एग्जाम्पल देती हूं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल मानो कि एक व्यक्ति है मोहन, और ये मोहन कौन था, ये था हाई कोर्ट में जज, हाई कोर्ट में जज थे, न्यायाधीश थे, और ये यहां से हो गए रिटायर, रिटायर हो गए, यानी कि अब ये इन्होंने अपने जज की पोस्ट से रिटायर ले लिया हाई कोर्ट के जज से। लेकिन अब इन पर प्रतिबंध तो है, लेकिन प्रतिबंध के साथ साथ इन पर इनके अधिकार क्या हैं, तो ये क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मोहन को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट से बड़ा होता है, तो आप काम कर सकते हो। उसके अलावा, उसके अलावा उसके अलावा उन उन हाई कोर्ट को छोड़कर, उन हाई कोर्ट को छोड़कर जिनमें यह कार्य कर चुके हैं, यह कार्य, ठीक है, कार्य कर चुके हैं, इसके अलावा उन हाईकोर्ट को छोड़कर जिनमें यह कार्य कर चुके हैं, उनके अलावा, उनके अलावा
दूसरे हाई कोर्ट में कार्य कर सकते हैं। मैम आप क्या कहना चाह रही हैं, तो ध्यान से सुनो। जैसे मोहन ने क्या किया कि प्रयागराज हाई कोर्ट में काम कर लिया, इन्होंने यहां पे काम किया है। उसके अलावा इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में काम कर लिया। उसके अलावा इन्होंने चेन्नई हाई कोर्ट में काम कर लिया। इन सब में कर चुके हैं, तो ये इनमें काम नहीं करेंगे। इनके अलावा जो कोई और हाई कोर्ट होगा, दिव्यांशु वेट कीजिए, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूं। ये देखो आप कहां जा रहे हो दिव्यांशु, आपका दिमाग कहां पर है? हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं। आप इतनी देर से कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि हाई कोर्ट तो शुरू ही आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है, और आप आर्टिकल 125 बता रहे हो। बेटा 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। आपको यही नहीं पता कि मैम पढ़ा क्या रही हैं, और आप इतना परेशान कर रहे हो क्लास के अंदर। आप एक बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि टॉपिक क्या चल रहा है। और आपको कुछ भी बोल दो तो फिर वो आपको गुस्सा लगने लगता है, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी टीचर को, ऐसा आपको लगता है। आपको ये तक नहीं पता, सोचो कि आपका टॉपिक चल क्या रहा है। और आप लगातार इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि मुझे बाकी किसी का दिख ही नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, उसके अलावा ये तो मैम इनके अधिकार हो गए, और क्या? लेकिन ध्यान रखना, वह उच्चतम न्यायालय, सॉरी देखना इधर, वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। मतलब ये हाई कोर्ट्स में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन हाई कोर्ट्स को छोड़कर जहां पे ये काम कर चुका है। बाकी किसी और कोर्ट में, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप कहोगे। अगर आप मुझसे पूछने लगो कि क्या अधीनस्थ न्यायालय में कार्य कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में कार्य, तो मैं कहूंगी नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या किसी प्राधिकारी के अधीन कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी के अधीन कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं करेगा। दो ही जगह परमिशन होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं हमारा कमेंट दिखता ही नहीं है। जब एक बच्चा इतना कॉपी पेस्ट कर रहा है तो मुझे किसका कमेंट दिखेगा? तभी तो मैं कहती हूं कि बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो। और एक आपकी कॉमन प्रॉब्लम है कि कितना भी समझा लो पर आप मानते नहीं हो, और आज मैं लास्ट में भी कमेंट नहीं लूंगी, आपकी यही सजा है आज की। मैं कोई कमेंट अब आपकी क्लास में लूंगी ही नहीं, सिलेबस खत्म करने तक बिल्कुल भी नहीं लूंगी मैं, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो ये आपका इन पे प्रतिबंध होता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियां। अब हम बात करेंगे, पहले लिखिएगा उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्च न्यायालय की शक्तियां। जो मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ा चुकी हूं उनके केवल आर्टिकल्स लिखूंगी। उच्च न्यायालय की शक्तियां यानी कि पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की शक्तियां। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो पहला लिखिएगा आर्टिकल 226। इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पढ़ा चुकी हूं सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसके बाद आपका दूसरी शक्ति है इसके पास में न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन के बाद तीसरा आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय। केवल इतना याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही आपकी हाई कोर्ट की शक्तियां। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, ये सब प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है। तीन, अब एक और लिख सकते हो आप, चौथा लिख लेना, यहां पे लिखवा देती हूं। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसके पास होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब बात आती है कि यहां पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय को ही कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें किसके खिलाफ अपील आती है, तो ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अगेंस्ट ऑफ जजमेंट बोलेंगे, अगेंस्ट ऑफ जजमेंट, अगेंस्ट ऑफ जजमेंट निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। यानी अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से सहमत नहीं है तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट। वहां भी सहमत नहीं हो तो आप कहां चले जाओगे, फिर आप चले जाओगे सीधा मैम सुप्रीम को। तो आप ध्यान रखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार किस किस मामले में हो सकती हैं, तो प्यारे बच्चों दीवानी मामले, इनमें अपील हो सकती हैं। अब मैम ये दीवानी मामले क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिविल मैटर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविल मैटर्स। उसके बाद और कौन से दूसरे आपके हो सकते हैं, फौजदारी मामले। अब ये कौन से होते हैं मैम, तो प्यारे बच्चे इनको कहते हैं क्रिमिनल केसेस या आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर्स। और एक होते हैं आपके राजस्व संबंधी मामले, राजस्व मामले यानी कि रिवेन्यू मैटर्स, रिवेन्यू मैटर्स। इन सब में आपके हाई कोर्ट में अपील हो सकती है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट में। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट में। तो आप राजस्व मामले, फौजदारी मामले, आपके सिविल मामले, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई ऐसे कौन से हाई कोर्ट हैं, ऐसे कौन से हाई कोर्ट हैं
जो अपना क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर रखते हैं। हेडिंग देंगे, ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश पर अपना क्षेत्राधिकार रखते हैं। अपना क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन, अपना क्षेत्राधिकार रखते हैं। तो कौन कौन से बच्चा वो हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, देखिएगा। अगर मैं यहां पे बात करती हूं तो पहला लिखना मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट। कहां कहां पर है इसका, गोवा, गोवा, दादर, नागर हवेली एंड दमन द्वीप। एक बच्चा अभी अभी पूछ रहा था मुझसे कि क्या गोवा में हाई कोर्ट है, क्या गोवा में हाई कोर्ट है। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका ये है दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, और एक और लिखिएगा महाराष्ट्र। यानी कि 2 राज्यों और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश पर किसका क्षेत्राधिकार है, मुंबई हाई कोर्ट का। दूसरा लिखिएगा प्यारे बच्चों, अगला कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। तो कोलकाता हाई कोर्ट की जब हम बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और आपका इसके अलावा हम कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ये भी क्या, अंडमान एंड निकोबार आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्व संबंधी मामले क्या होते, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है। राजस्व संबंधी मामलों में प्यारे बच्चे आपके ऐसे मैटर्स आते हैं जिसमें पैसे से संबंधित विवाद होते हैं, जिसमें आपके रुपए से लेकर, राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, पैसे से संबंधित होता है। तो इसमें आपके रेवेन्यू से रिलेटेड, आपके राजस्व से संबंधित, पैसे से संबंधित जो विवाद होते हैं वो होते हैं। पीयूष भाटी आपके प्रश्न का उत्तर। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सिविल मैटर्स क्या होते हैं यानी दीवानी मामले क्या होते हैं, तो वो जाकर पिछली क्लासेस देखें कि मैं कितनी बार बता चुकी हूं प्रॉपर्टी से संबंधित, कितनी बार बता चुकी हूं किसी बच्चे को गोद लेने से संबंधित, इस तरह के मामले हो गए। उसके अलावा विवाह में आपके विवाह से संबंधित मामले हो गए। आपराधिक मामलों में आपके, जैसे आपने किसी का सर फोड़ दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ये सब कितनी कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, राजस्व संबंधी मामले आपके नए मामले हैं, लेकिन बाकी तो पुराने हैं ना। आगे देखिएगा, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसमें आपके असम आएगा, नागालैंड आएगा और अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो 3 राज्यों पर इसका क्षेत्राधिकार है गुवाहाटी का। आगे देखिएगा, अब यहां पे चौथा गुवाहाटी हाई, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। एक आपका राज्य हो गया केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यह आपका चौथा। पांचवा लिखिएगा आपका पंजाब और हरियाणा,
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो किस किस पर होता है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और चंडीगढ़। और चंडीगढ़। लास्ट लिखिएगा छठा, चेन्नई हाई कोर्ट, तमिलनाडु। और प्यारे बच्चों पुदुचेरी। तो आपके 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार एक से अधिक राज्यों पर होगा, जिनका अधिकार एक से अधिक राज्यों पर होगा। अब एक बच्चे ने बोला है कि मैम क्या मिजोरम हाई कोर्ट नहीं होता है? क्या मिजोरम हाई कोर्ट नहीं होता है? तो मिजोरम हाई कोर्ट नहीं होता है आपका। अगर आप बात करेंगे तो आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये हाई कोर्ट हैं। एक मिनट, मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट और आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट प्यारे बच्चों आपके बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। कब कब बने हैं? तो मेघालय आपका 23 मार्च 2013, 23 मार्च 2013। फिर अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो 25 मार्च 2013। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो 26 मार्च 2013। 3 हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए आपके बनाए गए थे। मद्रास हाई कोर्ट को ही चेन्नई हाई कोर्ट कहते हैं आज के समय में, आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है, कौन कौन से नंबर के हाई कोर्ट थे? तो मेघालय जो बना था ये 22वें नंबर का बना था, मणिपुर आपका 23वें नंबर का था और त्रिपुरा आपका 24वें नंबर का था। और 25वां हाई कोर्ट आज के समय आपका कहां पर है? ठीक है, 25वां हाई कोर्ट आपका इस समय आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। आपको मैंने इस चीज को बताया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप कहेंगे कि आपका यहां पे ये हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, पहले नोट कीजिए और फिर मुझे अपना रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अन्ना चंडी मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूं, हो गया नोट और आपको समझ आ गया है। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज लिख लेना, यहाँ पे एक राज्य रह गया है लिखना, इसमें गुवाहाटी में, इसमें मिजोरम भी ऐड कर देना। मैं यहाँ मिजोरम लिखना भूल गई हूँ, किधर लिखूं जगह ही नहीं दिख रही। गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्यारे बच्चों मिजोरम भी ऐड कर देना, ये ऐड कर देना प्लीज। मिजोरम रह गया है लिखना, मिजोरम। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
तो प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये वो हाई कोर्ट्स हैं जिन पर आपका क्या होता है, आपका क्षेत्राधिकार होता है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपके क्या शुरू होंगे, अधीनस्थ न्यायालय। किसे कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आपके हाई कोर्ट के अधीन या नियंत्रण में रहते हैं। जुरिस्डिक्शन इंक्रीज हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, संसद कर सकती है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आप जो ये पूछते रहते हो कि हमारा इससे ये वाला एग्जाम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका कई बार मैं आपको आंसर दे चुकी हूं कि इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि भैया एग्जाम का सिलेबस देख लिया करो, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखना पार्ट 6 में, पार्ट 6, आर्टिकल 233 से लेकर 237, एक मिनट, 237 तक है। अब यहां पे बात आती है कि किसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे, तो लिखना हाई कोर्ट के अधीन, हाई कोर्ट के अधीन यानी अंडर, और उसके नियंत्रण, और उसके नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले, हाई कोर्ट के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा, संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग हिंदी में लिखो मैम बेटा, तो भाग 6। ठीक है, रोमन सीरीज भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर रोमन सीरीज में ही आता है। बेटा आपके जो हाई कोर्ट के जज, सॉरी, हाई कोर्ट की जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टाइप करा के। आपको मैंने अभी वो हाई कोर्ट्स बताए हैं जिन पे एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्राधिकार होता है। सारे हाई कोर्ट नहीं बताए हैं मैंने आपको। अब यहाँ पे ये ऐसे कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंडर या उसके कंट्रोल में काम करते हैं, उन्हें संविधान क्या कहता है मैम, उन्हें संविधान अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहता है। ठीक है, आगे देखेगा यहाँ पे। अब अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का, अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का, जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर का न्यायालय होता है, जिला स्तर का न्यायालय होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक आपका कोर्ट होता है। अब यहां पे जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सॉरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसे क्या किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। और वर्गीकरण कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, यह आपका ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन। अब कौन कौन से न्यायालय होते हैं? तो पहला लिखना दीवानी न्यायालय, यानी कि सिविल कोर्ट होते हैं जिनमें सिविल मामले जाते हैं, सिविल कोर्ट। दूसरे इसी में आपके आते हैं आपके फौजदारी न्यायालय, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। और एक आपके प्यारे बच्चों तीसरा यही लिखूंगी, लिखिएगा राजस्व न्यायालय, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट। ये 3 तरह के कोर्ट हैं जो आपके जिला स्तर पर होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि हर जिले में एक होता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कितने वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है? तो आप कहोगे कि 3 वर्गों में किया गया है। अब प्यारे बच्चों, हम अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूं। और प्यारे बच्चों, हम कल क्या पढ़ेंगे? 1 मिनट। कल हम कहां से पढ़ेंगे? कल हम कहां से पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे कि कल हम पढ़ेंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। प्यारे बच्चे, कल हमारा टॉपिक यहां से शुरू होगा, कल क्लास होगी। अगर टाइम क्लैश किया तो कल नहीं होगी, ठीक है। मैम, आप हाई कोर्ट को भाग 6 में लिखवाए हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट भाग 6 में आता है, ये भी भाग 6 में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में आएगा। गोलू रंजन जी, आपके साथ और सभी बच्चों के साथ आशीर्वाद है कि आप सभी सेलेक्ट हों। मैम, मैं एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे गतिमान बैच लेना पड़ेगा? अगर बेटा सिलेबस अलग है तो बिल्कुल लेना पड़ेगा। जीएस में सिलेबस लगभग वही है। अगर आप मुझसे पूछोगे हिस्ट्री पॉलिटी कवर हो जाएगी एनटीपीसी के लिए, तो हो जाएगी, लेकिन मैथ्स में डिफरेंस है। मैम, कौन सा सब्जेक्ट किस सोच की है ये टॉपिक? मैम प्लीज, मतलब अच्छा, किस सूची का है? अच्छा, ओके, ठीक है, वो आपको दे दूंगी, मैं लिस्टिंग दे दूंगी कि कौन सा आपका विषय कौन सी सूची में आता है। ठीक है मैम, मैं क्लास में आ गया। ये और बताइए आपका, और अब बताइए कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम है। सिलेबस कब तक पूरा होगा? भाई 10 तारीख तक कोशिश है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है मैम। आप हमें सभी आर्टिकल की पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। जी केतन जी, आगे से नहीं होगा। हाँ, एसएससी जीडी हो जाएगी आरपीएफ की हिस्ट्री और पॉलिटी से। उच्च न्यायालय कितना प्रेजेंट में? बेटा 25 है कपिल, बता चुकी हूं। आप क्लास क्यों बंद करती हो? बेटा कल इमरजेंसी थी, ठीक है। और बताइए, और कुछ? टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? अरे बता तो दिया बेटा, 25 हैं। संडे को मैराथन ले लेना, एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ना है। अच्छा, संडे को मैराथन ले लेना। किस चीज की मैराथन ले लेना? अच्छा अच्छा, एक बच्चा कह रहा है दीदी प्लीज मेरा एग्जाम आप दे आना। अच्छा जी मैम, दोबारा कब कराओगी? क्या बेटा?
पॉलिटी की क्लास 10:30 से, अच्छा बेटा कल से करेंगे हम। अब कल आप कह रहे हो आकाश सर की क्लास है। थैंक यू सो मच। हमारा कमेंट नहीं देखती हो बेटा, सबका देखती हूँ। पॉलिटी आरपीएफ की मैम, अच्छा पॉलिटी बेटा मैराथन लगेंगी, अभी नहीं, ठीक है, पॉलिटी की मैराथन लगेंगी। और हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपकी मैराथन क्लासेस लगेंगी, आप टेंशन ना लें। अभी फिलहाल आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरपीएफ के लिए, आप लोग आते ही नहीं है क्लास के अंदर, आपकी गलती है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। मैम आप, अच्छा थैंक यू दिव्या, ओके बेटा मैं किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ। सूरज आपका फास्ट है? नहीं बिल्कुल नहीं है। आज किस चीज का फास्ट है? चलो तो फिर आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल हम मतलब कल का मतलब है अगर कल क्लास क्लैश करेगी तो शायद ना हो, ठीक है, तो फिर मंडे को होगी ही होगी। और अगर मैं कोशिश करूंगी वैसे कल मेरी क्लास हो तो कल मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूंगी क्लास में और आपका सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। सबऑर्डिनेट कोड खत्म कर दूंगी और राजभाषा खत्म कर दूंगी। फिर आपके 2 टॉपिक, आपका 2-3 टॉपिक जो आपने डिमांड्स की हुई हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 10 तारीख से पहले ही खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।